ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने बूट स्ट्रैप को पढ़ा था और बूट स्ट्रैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने गेन की थी। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा था कि किस तरह से हम बूट स्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। तो हमने अ, एक ही वीडियो में हमने बूट स्ट्रैप को फिनिश कर दिया था कि बूट स्ट्रैप में आपको प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए। चीजें आपको कॉपी एंड पेस्ट ही करनी होती है बूट स्ट्रैप में, राइट। तो अब हमें बढ़ना है रिएक्ट की तरफ। तो रिएक्ट को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर रिएक्ट को क्यों लाया गया और उसके लाने से हमें फायदा क्या हुआ, जबकि हमारे पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी है, राइट, जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं और उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। फिर भी हमें रिएक्ट जेएस की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो रिएक्ट जेएस की जरूरत क्यों पड़ी इसको सीखने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको पहले समझेंगे। उसके बाद हम रिएक्ट को समझेंगे, रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और रिएक्ट क्यों लाया गया, राइट। फिर हम धीरे धीरे रिएक्ट के अंदर की चीजों को पढ़ेंगे। तो अगर एक वर्ड में कहें तो रिएक्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, राइट। तो इन सब चीजों को हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, बट हम चलते हैं, एक प्रॉब्लम है मेरे पास। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, राइट, या कोई इंजीनियर या कोई कंपनी जब कोई वेबसाइट बनाती है, राइट। जैसे मैं कहूँ कि ये जो फॉन्ट अवेसन की वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए प्रोग्रामर ने इसमें कई सारी फाइल्स का यूज किया होगा। जरूरी नहीं है कि उसने एक ही फाइल HTML की यूज की हो, या एक ही फाइल CSS की यूज की हो, या एक ही फाइल जावास्क्रिप्ट की यूज की हो, राइट। उसने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट किए होंगे जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट टैब देख रहे हो, राइट, स्टार्ट टैब के लिए उसने अलग से जावास्क्रिप्ट लिखा होगा। आइकन्स के लिए उसने अलग से जावास्क्रिप्ट लिखा होगा, राइट। लिखने को हम एक ही फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर को अच्छे से चीजें समझ में आए, राइट, इसलिए प्रोग्रामर क्या करता है कि उन फाइल्स को एक ही वेबसाइट में कई सारी फाइल्स को बना देता है। क्योंकि अगर वो एक ही फाइल में चीजों को रखेगा तो पता चलेगा कि कुछ समय बाद 50,000 से 60,000 लाइन, 1 लाख लाइन तक का कोड हो गया तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कोड कहाँ पे लिखा गया है। इसलिए वो क्या करता है कि कोड को सेपरेट फाइल में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइल में वो रखता है, राइट। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामर ने अपने फायदे के लिए क्या किया कि उसने बना दिया भाई, कई सारी फाइल्स बना दिया। सपोज करो कि आपके पास कोई वेबसाइट है और उसमें 50 फाइल बना दिया उसने, राइट। तो जब वो 50 फाइल बना देगा, राइट, आप देखो यहाँ पे मैं आपको वाइट स्पेस में ले चलता हूँ। अब सपोज करो कि उसने 50 फाइल बना दी, राइट। मैं यहाँ पे आपको क्या हूँ, switch करूँ। जब कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे अपने ब्राउजर में, जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो अपने ब्राउजर में, उसकी जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी उसको ब्राउजर लोड करेगा, राइट। ब्राउजर उसको लोड करेगा। लोड करने का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो वेबसाइट है या किसी की भी वेबसाइट है, उसकी जो जावा स्क्रिप्ट और जो HTML या CSS की जो फाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में रखी हुई है, राइट, जिसको हम बेसिकली सर्वर बोल देते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे रखी हुई है। तो जब आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे, जब आप अपने ब्राउजर में जाके उस वेबसाइट को सर्च करोगे, तो ब्राउजर भेजता है रिक्वेस्ट सर्वर के पास। तो सर्वर से चीजें उठ के आती हैं, मतलब वो फेच करता है चीजों को और यहाँ पे ले आता है अपने पास। कहने का मतलब यहाँ पे ब्राउजर जो है, राइट, ब्राउजर जो है, ब्राउजर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजता है। ब्राउजर क्या करेगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, सर्वर के पास। और जितने भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी उनको वो कैप्चर करके उठा के ले आएगा और अपने आप को वेब पेज दिखा देगा। राइट, तो ये काम ब्राउजर करता है। अब सपोज करो कि आपके पास 10 जावास्क्रिप्ट की फाइल है, राइट, 10 जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और आपका ब्राउजर एक नेटवर्क रिक्वेस्ट में एक ही फाइल को लोड करता है। तो अब आपकी वेबसाइट को लोड होने में, सपोज करो कि एक फाइल को फेच करने में उसको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, राइट, या 2 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को में आपके ब्राउजर को 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 10 फाइलें लोड करना होगा जावास्क्रिप्ट की, तो ब्राउजर को कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा, राइट। राइट। अब अगर अब दस दस 10 फाइल हमने सेव कर लिया, राइट, 10 फाइल को यहाँ पे लाके ब्राउजर में हमने रख लिया, राइट। तो यहाँ पे हमको 20 सेकंड लगे इस वेबसाइट को लोड हो। अब आप एज्यूम करो कि यहाँ पे तो केवल 20, ये यहाँ पे तो केवल 10 ही फाइल है। अगर आपके पास 50 या 100 फाइल हो, आप इस चीज को अब सोचो कि जैसे जैसे यहाँ पे फाइल की संख्या बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, राइट। क्योंकि जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी उतना ही टाइम ब्राउजर को लगेगा उन फाइल्स को फेच करके ले आने में। अगर उन फाइल्स को फेच करके ले आने में टाइम लग रहा है, तो आपकी वेबसाइट उतनी लेट से लोड होगी, तो मतलब आपकी वेबसाइट क्या हो गई, स्लो हो गई। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। इंजीनियर ने, डेवलपर ने अपने फायदे के लिए अपने क्लाइंट को नुकसान में डाल दिया। अब अगर साइट, भाई वेबसाइट अगर देर से लोड होगी, स्लो चलेगी, तो यूजर उसको क्यों देखेगा, उस पे जाएगा ही नहीं, राइट। एक बार दो बार जाएगा, उसके बाद फिर वो उस पे दोबारा से विजिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट लोड ही नहीं होगी जल्दी से। क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने क्या किया, बहुत सारी फाइल्स को बना दिया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के। अब ब्राउजर उसको लोड करने में लगा हुआ है। अब वो टाइम ले रहा है, जब तक लोड नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा वेब पेज लोड नहीं होगा। प्रॉब्लम समझ में आई विनोद कुमार जो मैं बताया? जी जी। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्रिएट किसने किया, डेवलपर ने क्रिएट कर दिया अपनी सुविधा के लिए, कि उसको कोड अच्छा दिखे, उसको कोड समझ में आए। इसलिए उसने क्या किया कि बहुत सारी फाइल्स जावास्क्रिप्ट की बना दी। तो अब जो है, जब इस तरह की चीजें होने लगी इंडस्ट्री में, राइट, तो हो गई वेबसाइट, जिनकी जिनकी वेबसाइट में ज्यादा फाइल्स हो गई उनकी उनकी वेबसाइट होने लगी स्लो। जब धीरे धीरे वेबसाइट ये स्लो होने लगी, फाइल का तो कहने का इसका सेंस आपका वही है ना, जो सॉरी, ये जो फाइल आप कह रहे हैं इसका सेंस वही है जो हम डॉट जेएस करके फाइल सेव करके बनाते हैं अलग अलग। करेक्ट करेक्ट, वही। अभी तक हम क्या करते थे, एक ही फाइल बनाते थे, राइट, डॉट जेएस करके। लेकिन जब आप हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आपको मल्टीपल फाइल्स बनानी पड़ेंगी, जावास्क्रिप्ट की कई सारी फाइल्स बनानी पड़ेंगी, अच्छा। राइट। तो उन सारी फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो जी डॉट ओके। जेएस करके फाइल बनाते हैं ना आप, हम्म राइट। जैसे मैंने टिक टैक टू डॉट जेएस बनाया हुआ है, तो हम्म इसमें मैं कई सारी फाइल्स बना सकता था, राइट। इसके लिए मैं चेक विनर डॉट जेएस की फाइल बनाता, उसमें केवल विनर की जो विनर होने का जो लॉजिक है, राइट, उसी को लिख देता, राइट। रेंडर
रेंडर बोर्ड के लिए मैं अलग से फाइल बना सकता था, और उसको लिंक करने का सेम तरीका है, मतलब एक ही HTML में आप कितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर सकते हो, लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो जितनी भी फाइल्स लिंक होंगी, ब्राउजर उतनी फाइल्स को लोड करेगा, मतलब उनको फेच करेगा, तो उसको उतना ही टाइम लगेगा लोड करने में, तो आपकी वेबसाइट हो गई स्लो। करेक्ट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डेवलपर्स ने क्या किया कि एक सॉल्यूशन निकाला जिसको उन्होंने बोला मिनीफिकेशन। राइट, मिनीफिकेशन, इसको उन्होंने बोल दिया मिनीफिकेशन। अब मिनीफिकेशन में क्या होता है कि जैसे आपने कई लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, जो मैंने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, राइट, जो हमने लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। तो इस जावा स्क्रिप्ट के कोड में हमने, यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे मैंने स्पेस यूज कर लिया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। राइट, यहाँ पे भी हमने स्पेस यूज कर लिया। उसके बाद मैं चाहता तो ये करली ब्रेसेस जो मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको मैं यहाँ पे भी लगा सकता था। राइट, फंक्शन के बाद जो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, इसको मैं चाहता तो ऐसे भी लगा सकता था, ऐसे लिख सकता था फंक्शन। मतलब आप देखो, जो कोड मैंने 3 लाइन में लिखा था, उसको मैंने अभी क्या कर दिया, एक लाइन में कर दिया। मतलब उसको मिनीफाई कर दिया, उसको मैंने छोटा कर दिया। समझ रहे हो बात को आप? तो इससे क्या होगा कि हमारे कोड में हमारी फाइल की जो साइज है वो कम हो जाएगी। मतलब आप देखो कि अभी अभी आपके सामने मैंने 3 लाइन का कोड कम किया। राइट, अब इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से स्पेस हटा दूं, कोड तो एज इट इज काम करेगा ना, जैसे पहले काम कर रहा था, कोड वैसे ही काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया कि उसकी स्पेसिंग, उसका जो स्टोरेज था, उसको कम कर दिया। अब जब कम कर दिया, आप देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, ये एक फाइल को लोड करने में 2 सेकंड ले रहा है, मिनिमम 2 सेकंड ले रहा है। राइट, अब सपोज करो कि ये जो फाइल 2 सेकंड में लोड हो रही है, ये 1 MB की फाइल है। राइट, अब जरूरी नहीं है कि सारी फाइल्स जो आप लिखोगे, जो कोड लिखोगे, वो सारी की सारी फाइल्स 1 ही MB की हो। राइट, उसमें कम MB की भी हो सकती है, हो सकता है 500 KB की हो फाइल, हो सकता है 2 MB की फाइल्स हो। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम कंज्यूम करेगा फाइल्स को लोड करने में। तो यहाँ पे जो मिनिफिकेशन का कंसेप्ट है, वो क्या करता है कि उसके फाइल की साइज को कम करता है। अगर फाइल की साइज को कम कर देगा, तो उस फाइल को लोड होने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि डेटा कम होगा तो टाइम कम लगेगा। करेक्ट। तो मिनिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है कि वो वाइट स्पेस को रिमूव करता है। वाइट स्पेस का मतलब हुआ कि जो आप अननेसेसरी चीजें लगा देते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आप कोड में देखोगे, तो जैसे मैंने इसको, इस वाले फंक्शन को हमने 3 लाइन में लिखा था, अच्छे से हमें रीड हो सके, राइट, रीडेबल हो, तो उसको मिनिफिकेशन करके उसको मिनीफाई कर दिया हमने, तो उसको 3 लाइन के कोड को हमने एक लाइन में कर दिया। राइट, तो ये होता है हमारा मिनिफिकेशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मिनिफिकेशन का समझ में आया, विनोद कुमार? जी। मिनिफिकेशन का मतलब समझ में आया? मिनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि वो वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। राइट, और कोड को वो कम, फाइल की साइज को वो कम कर देता है, सिंपल सा फंडा है। राइट, तो क्या हुआ कि मिनिफिकेशन तो आ गया। अब यहाँ पे मिनिफिकेशन से भी काम नहीं, क्योंकि भाई फाइल्स तो उतनी ही है, उसने फाइल्स तो कम किया नहीं, इसने फाइल्स की साइज को कम कर दिया। राइट,
तो अब इंजीनियर ने सोचा कि भाई देखो फाइल की साइज तो कम हो गई, तो आप देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे टिक टैक तो गेम में मैंने जो फंक्शन लिखा है लाइन नंबर 2 पे, आप देखो जो फंक्शन लिखा है यहाँ पे हमने लिखा है अपडेट प्लेयर क्लिक, राइट। तो इंजीनियर ने सोचा कि ये तो हमारे समझने के लिए, राइट। इंजीनियर ने जब बनाया इसको, जब डेवलपर ने इस कोड को बनाया, तो उसने अपने समझने के लिए अपडेट प्लेयर क्लिक लिख दिया। अब कंप्यूटर को ये नहीं चाहिए, राइट। मशीन को ये नहीं चाहिए कि आपने अपडेट प्लेयर क्लिक लिखा है, या अगर मैं इस अपडेट प्लेयर क्लिक को केवल यूपी यू यूपीटी यूपीसी लिख दूं, राइट। अपडेट प्लेयर क्लिक, अगर मैं इसको यूपीसी लिख दूं, अपडेट प्लेयर क्लिक, मशीन तब भी वैसे ही काम करेगी। लेकिन इसमें आप देखो कैरेक्टर्स कम हो गए, तो मैंने अपडेट प्लेयर क्लिक पूरा पूरा लिखा था, मैंने क्या कर दिया कि इसको रिड्यूस कर दिया, इसके नेम को रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने सेल 1 लिखा हुआ है, आप देखो जो मैंने यहाँ पे सेल 1 वेरिएबल लिया हुआ है, राइट। इसको मैं C1 भी कर सकता था, C2 भी कर सकता था, तो इसमें से 3 कैरेक्टर कम हो जाते, मतलब फाइल की साइज कम हो रही है इसमें। अगर मैं चीजों को रिमूव करूंगा तो जो स्टोरेज उस टेक्स्ट ने लिया हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी। बात समझ रहे हो विनोद कुमार? जी हाँ। नहीं, तो ये क्या होगा कि इससे हमारे फाइल्स की साइज जो है वो कम हो जाएगी। फाइल्स की साइज तो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे यूपीसी लिख दूं, राइट, डिस्प्ले प्लेयर टर्न को डीपीटी लिख दूं, तो इससे हमारा कोड भद्दा दिखेगा, राइट। अगर मैं इस तरह की कोडिंग करूंगा तो हमारा कोड जो है भद्दा दिखेगा, भद्दा का मतलब वो अगली हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो इंजीनियर ने किया, इस चीज को कहते हैं अगलीफिकेशन। पहली चीज उन्हें मिनिफिकेशन किया, और दूसरी चीज उन्हें कर दिया अगलीफिकेशन। अगलीफिकेशन क्या करता है? अगलीफिकेशन वाइट स्पेसेस को रिमूव नहीं करता है, क्योंकि वाइट स्पेसेस तो हमारे रिमूव हो गए हैं किसके द्वारा? विनिफिकेशन के द्वारा। तो अगलीफिकेशन का काम ये होता है कि वो वेरिएबल्स के नेम को, फंक्शंस के नेम को रिड्यूस कर दे, मतलब उस चीज को वो छोटा कर दे, राइट। जैसे हमने इतना बड़ा नेम लिखा था फंक्शन का, तो उसको मैंने छोटा कर दिया, तो वो अगलीफिकेशन कर दिया उसका मैंने। कमेंट कोई लिखा हुआ है आपके कोड में, आपने कोई कमेंट लिखा हुआ है, अगलीफिकेशन उस कमेंट को रिमूव कर देता है। मतलब फाइल की साइज को कम करने का ये दूसरा तरीका है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगलीफिकेशन, राइट। पहले तरीके को हम बोलते हैं मिनिफिकेशन, जिसमें हम वाइट स्पेसेस को रिमूव करते हैं। और दूसरे तरीके को क्या कहते हैं हम? अगलीफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स के नेम को छोटा करते हैं, फंक्शंस के नेम को छोटा करते हैं, करेक्ट। और कमेंट्स अगर हैं आपकी कोडिंग में, तो उसको वो रिमूव करके फाइल की साइज को कम करता है। तो जब आप देखोगे, आप ये देखोगे कि जैसे जो फाइल आपकी 1 MB की थी, राइट, वो आपकी मिनिफिकेशन और अगलीफिकेशन के बाद 200 KB की हो गई, राइट। तो अब आप सोचो कि आपकी वेबसाइट फास्ट होगी? फास्ट हो जाएगी, करेक्ट। क्योंकि 1 MB की फाइल को लोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और 200 KB की फाइल लोड करने में उसको कम टाइम लगेगा, राइट विनोद कुमार? जी। मिनिफिकेशन और अगलीफिकेशन समझ में आया, जी। राइट। अब क्या हुआ, अगला स्टेप क्या किया डेवलपर ने? उसने एक कॉन्सेप्ट और ले आ दिया, जिसको हमने कह दिया बंडलिंग। उसको हमने कहा
हमने नहीं, डेवलपर ने कहा उसको बंडलिंग कर दो। बंडलिंग का मतलब क्या है? जैसे आपके पास 10 फाइल है, इन 10 फाइल पे उसने मिनीफिकेशन और अगलीफिकेशन कर दिया, राइट। इनकी साइज हो गई छोटी। तो अब जब उसको साइज इनकी छोटी हो गई, तो उसने क्या किया कि आगे चल के उनकी बंडलिंग कर दी, मतलब 10 फाइल को एक जेएस फाइल में कंबाइंड कर दिया, उनका बंडल बना दिया, राइट। जब ये फाइल इसकी 200 केबी या 500 केबी में, ऐसे ऐसे फाइल्स, 10 फाइल्स को उसने क्या किया, मिनिफिकेशन करके और अगलीफिकेशन करके उनकी साइज को छोटा किया। और छोटा हो जाने के बाद उसने क्या किया, उनकी बंडलिंग कर दिया। सपोज करो एक बंडल में उसने 10 फाइल रख दिया, राइट। दूसरे बंडल में उसने 6 फाइल्स रख दिया। अगर 50 फाइल्स हैं तो उसने दो तीन बंडल ऐसे बना दिए, 4 बंडल बना दिए, जिसमें फाइल्स को उसने मर्ज कर दिया, करेक्ट। तो क्या हुआ कि जहां पे हमें 20 सेकंड का टाइम लग रहा था 10 फाइल को लोड करने में, अब हमारे पास एक बंडल है। ब्राउजर के लिए क्या हो गया कि वो एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेगा, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेगा और पूरे बंडल को उठा के ले आएगा और यहाँ पे अपने पास आपको वेब पेज दिखा देगा। अब आप देखो कि एक तो फाइल की साइज कम हुई, तो इसका नेटवर्क रिक्वेस्ट का टाइम कम हुआ। उसके बाद इसने बंडल बना दिया। जब बंडल बना दिया तो एक ही फाइल जो 20 सेकंड लग रहा था, वो 2 सेकंड में 10 की 10 फाइल लोड हो गई। समझ गए विनोद कुमार? जी जी। तो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों डेवलपर के हाथ। अब आप देखो, अब आप ये बताओ कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आई? हाँ। मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग, तीनों जी। चीजों में कोई कंफ्यूजन है? नहीं बेसिक सा नहीं। मतलब समझ में आ गया ना, इन तीनों वर्ड का बेसिक सा मतलब क्या होता है, हाँ क्लियर। राइट। अब देखो, इसको तीनों को अगर कंबाइंड बोलना हो, ये तीनों कंबाइंड क्या है, तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री तो प्रोसेसिंग बोलते हैं, राइट। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट लोड होने से पहले की चीजें हैं। कहने का मतलब, जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, जब आप अपने कोड को पब्लिश करते हो, उसी टाइम पे आप इन सब चीजों को कर देते हो, मतलब मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग जो है, उसी टाइम पे आप कर देते हो। तो ब्राउजर का काम होता है उन चीजों को फेच करके यूजर को दिखाना, राइट। अब आप ये बताओ, इसमें अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है विनोद कुमार तो बताओ, मैं नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं कोई कंफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे। देखो, ये तो थ्योरी का पार्ट था, मैंने बता दिया। इस मिनिफिकेशन होता है, अगलीफिकेशन होता है, बंडलिंग होता है, करेक्ट। लेकिन ये होता कैसे है? करता कौन है इसको? तो इसके लिए क्या चाहिए? देखो, मिनिफिकेशन किस चीज का हो रहा है? जावास्क्रिप्ट का हो रहा है। मिनिफिकेशन जेएस का हो रहा है, राइट। अगलीफिकेशन भी किसका हो रहा है? जेएस का हो रहा है। बंडलिंग किसका हो रहा है? जेएस का हो रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, एक ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो जावा स्क्रिप्ट को समझती हो, तभी वो उसकी मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग कर सकता है, राइट। अगर वो जावा स्क्रिप्ट को नहीं समझेगा, तो वो ना तो मिनिफिकेशन कर पाएगा, ना तो वो अगलीफिकेशन कर पाएगा, ना ही वो बंडलिंग कर पाएगा। तो विनोद कुमार, आप कोई ऐसा टूल बता सकते हो जिसको जावा स्क्रिप्ट समझ में आती हो?
कोई है आपकी जानकारी में ऐसा टूल, राइट, जिसको जावा स्क्रिप्ट समझ में आता है? वो हमारे पास एक तो ब्राउजर है, राइट। ब्राउजर को जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है, तभी वो वेबसाइट को रेंडर करता है। हाँ, ब्राउजर है, VS कोड है। पीएस कोड तो मतलब वो एडिटर है, वो तो वो चीजें नहीं है, राइट। जिस हाँ। जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, वो एडिटर, कोड एडिटर आपकी जावा स्क्रिप्ट को समझता नहीं है, राइट। वो आपको केवल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप उसमें जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, राइट। तो ब्राउजर है हम्म। जो जावा स्क्रिप्ट के को समझता है, राइट। जो जावा स्क्रिप्ट को समझता है उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा माइंड लगाओ, अगर मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग हम ब्राउजर में करेंगे, तो ब्राउजर को तो फिर उतनी रिक्वेस्ट भेजनी ही पड़ेगी, राइट। क्योंकि भाई अगर हम फाइल को यहाँ पे उठा के ले आके यहाँ पे मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग कर रहे हैं, तो कोई हमारा इसका, ये जो हमने प्रपंच रचा है यहाँ पे, राइट, कि 2 सेकंड लग रहे हैं, इसको 200 KB में कर रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना ना ब्राउजर को, तो फिर आपकी वेबसाइट तो फास्ट हुई नहीं, क्योंकि ब्राउजर को तो हम्म। फाइल, सारी फाइल्स लेके आनी है, उसके बाद वो मिनिफिकेशन करेगा, अगलीफिकेशन करेगा, फिर उसको बंडलिंग करेंगे, तो उसको तो और टाइम लगेगा उस चीज में, राइट। हम्म। तो ब्राउजर तो है हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट को समझ सकता है, लेकिन इस सिनेरियो में, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए हम ब्राउजर का यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए हमें, हमारे पास एक टूल है जिसको बोलते हैं नोड जेएस, नोड जेएस, राइट। जो क्या करता है, जो जावा स्क्रिप्ट को समझता है, वो मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग नहीं करता है। वो नोड जेएस क्या काम करता है कि वो जावा स्क्रिप्ट को समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, बेसिकली। इसको जब ओल्ड वर्जन में इसको नोड बोलते हैं, और अब न्यूएस्ट में इसको नोड जेएस बोलते हैं, तो दोनों चीजें सिमिलर हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि नोड का मतलब एज अ कंपाइलर होता है, नोड जेएस का मतलब कोड होता है, ये बाद की बातें हैं, अभी इस पे आपको फोकस नहीं करना। तो हमने क्या होता है कि जिस तरह से ब्राउजर है, उसी तरह से हमारा नोड है। ब्राउजर भी जावा स्क्रिप्ट को समझता है और नोड भी जावा स्क्रिप्ट को समझता है, लेकिन दिक्कत देखो, अंतर क्या है ब्राउजर और इसमें। नोड में क्या है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, ब्राउजर में क्या है कि चीजें आपको दिखाई देती हैं। समझ गए बात को? जी। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नोड जेएस चाहिए। ये जो हमने इतना, इतनी चीजें जो की हम, राइट, जो मिनिफिकेशन, अगलीफिकेशन और बंडलिंग को समझा, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, ऐसा टूल चाहिए जो जावा स्क्रिप्ट को समझता हो। तो हमारे पास नोड जेएस है, एक ऐसा टूल है जो जावा स्क्रिप्ट को समझता है। अब हम क्या करेंगे कि हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन, ठीक है। तो चलिए नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर दूं विनोद कुमार, जो स्क्रीन पे दिख रहा है स्केच वगैरह? हाँ हाँ, हटा दीजिए। चल, नोड जेएस का मतलब समझ में आया, हम क्यों नोड जेएस क्यों चाहिए हमें? जी। क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो हम अपने ब्राउजर में चलते हैं, सिंपल सा। ब्राउजर में यहाँ पे हम लिखेंगे नोड जेएस, राइट। नोड जेएस टाइप कर दो आप,
और यहाँ पे आप देखोगे आ जाएगा डाउनलोड नोड जेएस LTS वर्जन। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, राइट। इसका जो करंट वर्जन है, राइट, जो अभी नोड जेएस का जो करंट वर्जन है वो 22 है, 22.7.0। बट जो LTS वर्जन है, जो लॉन्ग टाइम मतलब काफी दिन से जो चल रहा है, वो है 20.17.0। तो जो काफी टाइम से चल रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, लॉन्ग टाइम से जो सपोर्ट कर रहा है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। हमने इस पे क्लिक किया और ये यहाँ पे डाउनलोड करा, राइट। अब इसमें, हाँ हाँ विनोद जी, बताइए, हाँ कुछ जी। कह रहे थे। नहीं नहीं, हम नहीं कुछ कह रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो डॉट MSI फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। प्रिपेयरिंग, इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करूंगा, राइट। जो भी चीजें इनको एक्सेप्ट किया हमने, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और इसका जो डिफॉल्ट पाथ है वो सी प्रोग्राम फाइल्स और नोड जेएस है, मैं ठीक है इसी को रखता हूँ। ओके कर दिया। और उसके बाद इंस्टॉल द कोड नोड डॉट जेएस। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल सा नेक्स्ट करते जाइए। इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, नोट दैट दिस विल आल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी, राइट। द स्क्रिप्ट विल पॉप अप इन अ न्यू विंडो। तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, हमें केवल नोड जेएस। तो अब सारी चीजें सेटअप हो गई है, मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो नोड जेएस जो है हमारी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। और जब नोड जेएस इंस्टॉल, देखिए नोड जेएस इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको एक कुछ चीजें और बता, राइट। चीजें ये हैं, जो नोड जेएस है, राइट, जो नोड जेएस है, इसका काम है केवल जावा स्क्रिप्ट को समझना, राइट। बट जो हमारा मिनिफिकेशन, जो हम मिनिफिकेशन करेंगे, जो अगलीफिकेशन करेंगे, या जो बंडलिंग करेंगे, इसको थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज करेंगे। थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज करेंगे, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। इसको देखो, मैं इसको फिनिश करता हूँ, मैंने फिनिश कर दिया, तो नोड जेएस इंस्टॉल हो गया है। मैं क्या कह रहा था कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जैसे हमने ये bootstrap.html फाइल बनाया था, तो ये हमने अपनी खुद से बनाया था, राइट। लेकिन इसमें मैंने जो CSS यूज किया, वो थर्ड पार्टी की CSS यूज किया, राइट। तो आप देखो यहाँ पे कि मेरी डिपेंडेंसी जो है, जो इस कोड की डिपेंडेंसी जो है, राइट, इस bootstrap.html फाइल की जो डिपेंडेंसी है, वो किस पे हो गई, इस लिंक, मतलब बूटस्ट्रैप पे हो गई हमारी डिपेंडेंसी। समझ रहे हो बात को विनोद कुमार। जी मतलब जी। कि हमने जब थर्ड पार्टी का कुछ यूज कर लिया, तो हमारी वेबसाइट उस पर डिपेंड हो गई। मतलब थर्ड पार्टी की जो हम्म। लाइब्रेरी है, उसकी डिपेंडेंसी हमारी लाइब्रेरी पे हो गई। हमारी वेबसाइट, मतलब हमारी वेबसाइट उस पर डिपेंड हो गई। अगर उसने अपनी सर्वर को बंद कर दिया, तो क्या हमारी वेबसाइट लोड होगी? हमारी वेबसाइट लोड होगी, लेकिन कैसे लोड होगी? मतलब केवल HTML का कंटेंट दिखेगा, उसमें CSS का पार्ट नहीं दिखेगा। समझ रहे हो विनोद कुमार जो मैं बता रहा हूँ। जी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोड है, वो केवल HTML को समझ रहा है, जो हमने HTML लिखा हुआ है। लेकिन जो CSS का काम कर रहा है, वो थर्ड पार्टी का एक लाइब्रेरी कर रहा है, एक फ्रेमवर्क कर रहा है। उसी तरह से जो नोड जेएस है,
ये काम करेगा केवल जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए, और बाकी चीजें जो करेगा वो थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज करेंगी। जैसे हमारा मिनिफिकेशन है, हमारा अगलीफिकेशन है, हमारी बंडलिंग है, ये चीजें नोड जेएस नहीं करेगा। नोड जेएस केवल उसको रीड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, और जो मिनिफिकेशन, जो अगलीफिकेशन, जो बंडलिंग है, इसको करने के लिए हमें थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे तो डायरेक्टली हमने कॉपी करके लिंक को पेस्ट कर दिया, थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी आ गई। लेकिन नोड में ऐसा नहीं है। नोड में उन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। उन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को नोड जेएस में इंस्टॉल करने के लिए एक मीडिएटर होता है, जिसको बोलते हैं एनपीएम। एनपीएम का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है विनोद कुमार? नोड का जो नोड पैकेज पैकेज मैनेजर है, मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर जो नोड जेएस है, इसका ये मैनेजर है। किस चीज का मैनेजर है? पैकेज मैनेजर। तो जो भी पैकेज इसको चाहिए, मतलब जो भी थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी जिसको चाहिए, वो कौन लाके देगा? वो एनपीएम लाके देगा। बात समझ गए विनोद कुमार? जी। जैसे हमें इस क्लास की वैल्यू क्या है, राइट, इस क्लास में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ये कौन लाके दे रहा है? ये हमारा यूआरएल जो हमने यहाँ पे लिंक किया है, इस यूआरएल के थ्रू ये सारी चीजें फेच होके आ रही है। तो जो भी अब नोड जेएस के केस में जो भी चीजें नोड जेएस को चाहिए, वो चीजें एनपीएम ला के देगा, राइट। तो हम एनपीएम का यूज करेंगे कि एनपीएम का यूज कैसे किया जाता है, तो वो चीजें हम देखेंगे। तो हमने अभी अभी क्या किया, अभी अभी हमने नोड जेएस को इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब चलते हैं हम अपने कोड में, और यहाँ पे आपको क्या होगा कि हमें हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पे एक फोल्डर कहाँ पे है? ट्यूटोरियल नोट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इंट्रो टू नोड, राइट। इसका मैं फाइल नेम जैसे ही रखना है, स्मॉल लेटर में ही रखना है। तो इंट्रो टू नोड हमने इंट्रो टू नोड पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, चेक द पाथ एंड फाइल। हमने क्या किया था? ओपन फोल्डर किया था या क्रिएट फोल्डर किया? अच्छा, हमने ओपन फोल्डर किया था, राइट। हमें क्या करना है कि हमें फोल्डर बनाना है। इसमें फोल्डर बनाने का कोई कॉन्सेप्ट है? न्यू फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एक सेकंड, होना चाहिए करेक्ट। न्यू फोल्डर बनाने का सेकंड, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। ओपन फोल्डर। ओके, यहाँ पे फोल्डर बनाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने इसमें चलता हूँ जहाँ पे मैंने HTML तो ट्यूटोरियल नोट्स के अंदर हमने सारी फाइल्स को रखा हुआ है। यहीं पे मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बना देता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ इंट्रो टू नोड। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं इस फोल्डर को ओपन कर, यहाँ पे मैं गया ओपन फोल्डर, इंट्रो टू नोड कर लिया सेव। Your change will be lost if you don't save it. Okay.
अब आप देखो कि हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट होके आ गया है, बन के आ गया है, जो कि अभी खाली है, राइट। इस फोल्डर में कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हमारे पास वेलकम आ रहा है। इसको हम क्लोज कर दें, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब हमें क्या करना है, इस थ्री डॉट पे जाते हैं, तो थ्री डॉट पे आपको एक टर्मिनल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। अब हम न्यू टर्मिनल पे जब क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे टर्मिनल किसके अंदर, इंट्रो टू नोड में आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि नोड जेएस जो इंस्टॉल हुआ है वो सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा आपको लिखना है नोड और डैश लगाना है, यहाँ पे वी लिखना है। आप इंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि नोड जो है, ओके, node is not recognized as the name of a CMD let, मतलब ये कह रहा है कि नोड है ही नहीं, राइट। नोड है ही नहीं। एक सेकंड, इसको मैं हाइड करता हूँ। हाइड वीडियो, हाइड, ठीक है, हाइड हो गया। यहाँ पे CLT लिखूंगा, CLS, ठीक है। CLS लिखने से ये क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने लिखा तो नोड था, राइट। अब इसको नोड नहीं मिल रहा है, तो नोड मिलना चाहिए, क्योंकि हमने नोड इंस्टॉल किया है। मैं लिखता हूँ इसको, वर्जन लिखता हूँ यहाँ पे। इसको नोड नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं हुआ है, राइट। नोड इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो हमने अभी किया क्या था भाई, नोड ही तो इंस्टॉल किया था, करेक्ट। कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है नेटवर्क, इसलिए नोड हमको मिल नहीं रहा है, करेक्ट। हमने सेल में, क्योंकि अगर नोड इसमें इंस्टॉल हुआ होता है, राइट, तो यहाँ पे हमें वर्जन दिखा देता कि नोड का वर्जन क्या है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नोड वर्जन, तो जो हमने इंस्टॉल किया था नोड का वर्जन, वो नोड 20.17.0 इसको इंस्टॉल किया था। तो जैसे ही मैंने नोड लिखा, राइट, ये नोड वर्जन लिखा मैंने, तो ये नोड वर्जन तो इसमें डिस्प्ले करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नोड आ जाना चाहिए, करेक्ट। लेकिन नोड नहीं आया है। तो ये या तो हो सकता है कि ये कोड का कोई इशू है, या फिर हमारे सिस्टम में जो नोड जेएस मैंने इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, राइट। दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड का कुछ इशू है, तो वो जो इंस्टॉल हुआ है उसको वो लिंक नहीं कर पा रहा है, उसका पाथ फाइंड नहीं कर पा रहा है, करेक्ट। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ, राइट। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, राइट। मुझे लग रहा है 1 घंटे की वीडियो हो गई है, राइट। तो हम जी हाँ, एकदम तो। इस नोड जेएस का जो इंस्टॉलेशन है और जो एनपीएम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल देखेंगे, और उसके बाद हम रिएक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा, उसी उसी टाइम से हम क्या करेंगे, रिएक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, और फिर रिएक्ट के कंसेप्ट को समझेंगे। आज तो मैंने आपको नोड जेएस के बारे में बताया, क्योंकि रिएक्ट पढ़ने के लिए ये सारी चीजें जो है ना आपको समझ में आनी चाहिए, तभी जो है आप रिएक्ट जेएस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है विनोद कुमार, जी। ओके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, और स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा है आज।
कल वहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम नोड जेएस को यहाँ पे मतलब नोड जेएस का वर्जन क्यों नहीं दिखा रहा है। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे। ओके, बाय।